वेलफेयर पार्टी के सरबराह सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, इससे पहले भी सियासी सतह पर आप सरगर्म नज़र आए। क्या बातचीत हुई और किस तरीके से असम्बली इंतखाबात को देख रहे हैं? देखिए, आज हमारी अखिलेश यादव जी से जो है वो 5वीं मुलाकात थी। कल भी हुई थी और आज भी हुई है। हमारी गुफ्तगू बुनियादी तौर पे इस बात पर है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बहुत ही फैसलाकुन इंतखाबात हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश 2022 का इलेक्शन नहीं, बल्कि 2022 का इलेक्शन जो है वो 2024 की दिशा और दशा भी तय करेगा। इसलिए हम इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो हमारी गुफ्तगू इस बात पे हो रही थी कि इस इलेक्शन को इस तरह लड़ा जाना चाहिए कि यहाँ से जो माहौल पैदा हुआ है पूरे मुल्क में, हेट्रेट का, पोलराइजेशन का, कम्युनल बुनियादों पर, यह सिलसिला ख़त्म हो। तो कम्युनल फाशिज़म के लिए हम स्पेस को कैसे ख़त्म करें उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा मौजू था। उसके बाद हमने दूसरी बात ये भी है कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ी रियासत है मुल्क की। यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर लॉलेसनेस जिस तरह बढ़ी है, रूल ऑफ लॉ जिस तरह ख़त्म हुआ है, जिस तरह यहाँ पर हेट्रेट पैदा की गई है, जिस तरह लोगों को यानी बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरफ गिरफ़्तार करके जेलों में भेज दिया गया है, जिस तरह यहाँ पे धर्म परिवर्तन के बहाने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लव जिहाद के बहाने गिरफ़्तार किया गया, या इसके अलावा कोविड में जिस तरह के मामलात हुए यहाँ पर, जिस बड़े पैमाने पर लोग परेशान रहे, लाशें जो है गंगा के तट के ऊपर बहती रही, तो ये सूरत हाल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर इस मौके पर भी अगर हम खामोश बैठे रहें और वही ताकतें दोबारा बरसुख्तार आ जाएंगी, तो फिर मसला ये है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा मुल्क एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, तकसीरी माशरा है, प्लुरल सोसाइटी है। बरसों से नहीं, सदियों से लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं। इस पार्टी ने इन क़ुव्वतों ने समाज को जिस तरह बांट दिया है, जिस तरह आज नफ़रत के बुनियाद पर यहाँ से इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों के ज़रिए से बात कही जा रही है कि एक ख़ास फ़िरक़े की नस्ल कुशी की जाए, इनको ख़त्म किया जाए, इनकी औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती की जाए, इस तरह के जो मामलात बढ़ रहे हैं, ये जो है इस मुल्क को एक जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारी मुल्क की तस्वीर बहुत दागदार हो रही है। तो हमारे नज़दीक ये इलेक्शन जो है वो बहुत ही अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ये सवालात बहुत बड़े हैं और अगर उन्होंने खुदा न खास्ता इन सवालात को इग्नोर किया तो फिर उत्तर प्रदेश का जो हाल होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद क्या होगा। और जो लोग इस इक़्तिदार में हैं, उनकी ज़बान सुन लीजिए, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सिविलाइज्ड लोग रूल कर रहे हैं हमारे मुल्क में। अखिलेश यादव से 2 दिन तक बातचीत चली, क्या बातचीत हुई और किस मौजू पे बातचीत हुई? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमारे बातचीत का मौजू ये था कि हम और आप मिलकर यानी एक कोalition के ज़रिए से एक अलायंस बनाकर इलेक्शन में हिस्सा लें। उससे उन्होंने इत्तेफाक किया। अलबत्ता सीटों के सिलसिले में अब तक के हमारे दरमियान में कोई चीज़ तय नहीं हो पाई है और अभी भी वो गुफ्तगू हम कह सकते हैं इनकन्क्लूसिव है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे और तीसरे चरण के दरमियान जब बात करेंगे तो फिर हम आपको बुलाकर बात करेंगे। अलबत्ता वो इस बात के लिए सहमत हैं कि हम वेलफेयर पार्टी के साथ में कोalition करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो सीटें हम मांग रहे हैं उनसे वो उनके लिए कुछ प्रॉब्लमटिक है। लेकिन बहरहाल अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वो अभी मामला ख़त्म हो गया, बल्कि उन्होंने ये बात कही है कि अगले चरण में जब वो चुनाव होंगे, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में, उसमें फिर हम आपसे बैठ के बात करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी आप तर्जुमान हैं, जमात इस्लामी के अहम ज़िम्मेदार हैं। ये तमाम जो मिली और समाजी तंजीमें हैं, कहीं ना कहीं आपकी वाबस्तगी है इनके हवाले से, क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी भी एक ख़त लिख चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी के नाम से। अंदेशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो सेकुलर वोट हैं उनके माबैन भी उनको भी तकसीम होने का ख़दशा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला का रुकन हूँ, मैं तर्जुमान नहीं हूँ। अलबत्ता ये देखिए, मुस्लिम तंजीमें भी इस बात को लेकर ये महसूस कर रही है कि यहाँ वोटों की तकसीम नहीं होनी चाहिए।
और देखिए एक बात और भी है कि हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर अगर कोई एक फ़िरक़े की बुनियाद पर या एक कम्युनिटी की बुनियाद पर या एक मज़हब की बुनियाद पर इंतखाब लड़ा जाएगा तो उससे पोलराइजेशन होगा। ये बुनियाद सही नहीं है। हमें सबकी बात करनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि जो अपील की गई है कि वो लोग जिनके साथ कोई तालमेल नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ उन सीटों पे अपने नुमाइंदे दें जहाँ से उनको जीतने का यकीन हो, और इतनी बड़ी तादाद में अपने नुमाइंदे न खड़े करें जिसकी वजह से सेकुलर वोट तकसीम हो और कम्युनल फोर्सेस का फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल से ये अपील जो है वो सही अपील है और मैं भी उसके साथ हूँ। असदुद्दीन ओवैसी भी इस इंतखाबात में काफ़ी सरगर्म नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर रैलियों में वो अखिलेश यादव पे हमलावर नज़र आए। वो क्यों इत्तेहाद की जानिब नहीं बढ़ रहे हैं? और जो उत्तर प्रदेश में जो छोटी बड़ी सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं और मिली काउंसिल हैं या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हैं, पीस पार्टी हैं और दीगर जो छोटी पार्टियां काम कर रही हैं बरसों से, उनसे भी समाजवादी पार्टी का कोई इस तरीके की बातचीत अभी सामने नहीं आई? देखिए, जहाँ तक पीस पार्टी का ताल्लुक़ है और उलमा काउंसिल का ताल्लुक़ है, तो मैंने पीस पार्टी के सदर से बात की थी फ़ोन पर। हमारे सिराज तालिब साहब के ज़रिए से बात हुई थी, सिराज तालिब साहब बात की थी और हमने ये बात कही थी उनसे, क्या वो इसके लिए आमादा हैं कि हम लोग मिलकर समाजवादी पार्टी से कोई गुफ्तगू करें इस मौके पर, अलायंस के मसले पर। तो उन्होंने उससे इत्तेफाक नहीं किया था। हमारा ख्याल ये था कि अगर ये लोग इत्तेफाक करते तो हम एक साझी मीटिंग करते। आज हमने अलग अलग मीटिंग की है, इससे पहले भी, तो हम उनको साथ लेके मिलते, लेकिन वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनका ख्याल ये है कि वो समाजवादी पार्टी से उनको बहरहाल कुछ अंदेशे हैं, इस वजह से वो तैयार नहीं हुए। रहा मसला ये MIM का, तो बहरहाल MIM ने इससे पहले वाले इंतखाबात में हिस्सा लिया था और ज़ाहिर है कि वो कोई सीट नहीं निकाल सकी थी। तो ज़ाहिर है मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि देखिए, वो पार्टियां जो समाज में काम कर रही हों, उनका अस्तित्व हो, उनकी नेटवर्क हो, उनका यहाँ पर समाज के अंदर कुछ पकड़ हो, यहाँ के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया हो, उसके बाद अगर वो इंतखाबात में आती है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इलेक्शन का डिक्लेरेशन के बाद फिर मैदान में कूद पड़ना सिवाय वोटों की तकसीम के और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर उनको इलेक्शन लड़ना है, एक पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मना नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले, लेकिन उसमें अपनी ताकत को असेस करना चाहिए, कितनी हमारी ताकत है, और उसी ताकत की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। आज मौलाना तौक़ीर रज़ा ने समाजवादी पार्टी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने मुतालबा रखा था अखिलेश यादव के सामने कि दंगा जांच कमीशन का गठन हो, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं माना। प्रियंका गांधी ने उनके मुतालबात को मान लिए, जबकि बीजेपी भी ये इल्ज़ाम लगाती है समाजवादी पार्टी पे कि समाजवादी के दौर में ज़्यादातर दंगे हुए हैं और दंगे होते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी तमाम सियासी पार्टियों से, छोटी ख़ास तौर से मुस्लिम सियासी पार्टियों से अपील की है कि अपनी ज़ाती मफाद को कुर्बान करके कौम के मफाद के नाम पे एक साथ आएँ ताकि मुल्क वोटों का तकसीम ना हो। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ नहीं, प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के साथ हुई है। तो देखिए, मसला ये है कि असल में ये जो दंगे होते हैं, हर दौर में दंगे हुए, कांग्रेस के ज़माने में दंगे हुए, इनके ज़माने में दंगे हुए। हमारा ये मुतालबा है कि यकीनन दंगों की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी उसके लिए दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हुआ पिछली बार और उसके परिणाम हमने देखे। तो मेरे ख्याल से अभी भी यानी अगर ये दोबारा बरसकदार आते हैं तो ये मुतालबा उनके सामने रखा जाएगा। लेकिन देखिए, इस वक्त में हमारे सामने एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वो ख़तरा सिर्फ मुसलमानों के सामने नहीं है, पूरे मुल्क के सामने है, तमाम इंसानों के सामने है। अगर देश में इस तरह तकसीम दर तकसीम का माल चलता रहे और अगर आप आज मज़हब की बुनियाद पर लोगों को बांट रहे हैं, कल ज़ात की बुनियाद पर बांटेंगे, फिर परसों किसी और चीज़ की बुनियाद पर बांटेंगे, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक सियासत जो है ना, ये इस सियासत से समाज बटेगा। हमारे देश की खुसूसियत ये है कि हम ये कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कसरत में वहदत का फ़लसफ़े के ऊपर हम काम करते हैं कि हमारे मुल्क में इतने सारे कल्चर, इतनी सारी ज़बानें, इतनी सारी मजहबी इकाइयाँ, इसके बावजूद ये मुल्क मुत्तहद मुल्क है। इसको बाकी रहना चाहिए। जो लोग भी, जो ताकतें भी इसको नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, उनको इस मुल्क में रूल करने का कोई हक़ ही नहीं है। इसलिए कि ये मुल्क एक कौम का मुल्क नहीं है, एक ज़बान बोलने वाले का मुल्क नहीं है, एक कल्चर का मुल्क नहीं है।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर भी तमाम मज़ाहिब को, तमाम कल्चर को बराबर का हक़ देता है, किसी को कम और किसी को छोटा नहीं बताता है, सबको बराबर देता है, चाहे वो कितनी ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो। यानी अगर पारसी भी हैं तो उनका भी इक्वल राइट है। तो ये जो ताकतें इक़्तिदार में आई हैं वो 20 और 80 की बातें करने लगी है, समाज को बांटने की बातें करने लगी है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। इस ख़तरे से निपटने के बाद बाकी फिर जितने मसाइल हैं उन सब निपटना चाहिए। 2 दिन की गुफ्तगू हुई, कितनी फ़ीसद आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने आपकी बातों को माना है? और अगर आप कह रहे हैं कि अभी ये मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हुई है, अगर खुदा न खास्ता सीटों की तकसीम को लेकर के, आपके मुतालबात को लेकर के बात नहीं बन पाई, तो फिर उसकी सूरत हाल क्या होगी? देखिए, सीटों की तकसीम और हमारा सीटों पे इसरार ये असल मुद्दा नहीं है। हमारे सामने असल मुद्दा यही है कि कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को कैसे बेदखल किया जाए और ये मुल्क यहाँ पर कैसे रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर किया जाए, कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोसेस को रेस्टोर किया जाए, कैसे यहाँ पे भाईचारे को रेस्टोर किया जाए, कैसे यहाँ पे समाज को बंटने से रोका जाए। ये हमारे सवालात थे और ये सवालात, यानी मैं ही कह रहा हूँ आपसे, उनसे ये 5वीं मीटिंग थी और 5वीं मीटिंग एग्जॉस्टिव मीटिंग हुई है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्तसर 10-5 मिनट के लिए मिल गए, 2 मिनट के लिए मिल गए। हमारी पहली मीटिंग हुई थी तकरीबन 1 घंटे की, उसके बाद जो मीटिंग हुई वो तकरीबन 20-25 मिनट की, उसके बाद जो मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग, जो हमारे कार्यकारिणी के लोग थे, उनके कार्यकारिणी के लोग थे, वो मीटिंग हमारी तकरीबन 1 घंटा चली। और अब ये 2 मीटिंगें जो हुई हमारी अभी दो दिन में, वो भी 20-25 मिनट की मीटिंगें रही हैं। तो बहुत तफसील से उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनी है और संजीदगी से लिया उन सब आप चीज़ों को जो हमने रखी हैं। मैंने कहा हमारे सामने सिर्फ एक इशू नहीं था कि हम कुछ सीट मांग रहे थे। अलायंस है तो यानी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ज़ाहिर है सीट तो मांगेगी। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहे कि हम सिर्फ दुआ कराने के लिए आए हैं या हम सिर्फ आपको जिताने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा असल फोकस जो था वो 2022 के इलेक्शन को एक यानी यहाँ पर इस मुल्क का जो एजेंडा ड्रिफ्ट हो गया है, इस मुल्क का एजेंडा जो भटक गया है रास्ते से, उसको वापस लाना है। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी क्या पसे पर्दा समाजवादी पार्टी को हिमायत करेगी या इस सिमत में कोई कदम उठाएगी? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है। इलेक्शन के वक्त में वो कोई इस तरह का किसी की हिमायत, किसी की मुखालफत नहीं करता है। वो जानते हैं कि पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ जो इशूज़ हैं उन्हीं पर उसका फोकस रहता है और उसका फोकस उसी पर रहेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं लेता है, ना कोई राय देता है, ना किसी की हिमायत, ना किसी की मुखालफत करता है। जमात इस्लामी और जमात उलमा और जमात अहले हदीस, ये सब लोग जो हैं ये हालात की मुनासिबत से फ़ैसला करते हैं और ज़ाहिर है कि हर एक के सामने यही बात है कि इस मुल्क की जो प्लुरलिटी है, इस मुल्क की जो तकसीरियत है, इस मुल्क का जो भाईचारा है, उसको बाकी रहना चाहिए और हर आदमी को, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ने और तरक्की करने के यकसा मौके मिलने चाहिए। मुल्क में अमन और सलामती होनी चाहिए, अदल व इंसाफ कायम होना चाहिए, जुल्म और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। ये बुनियादी मुद्दे हैं। इन मुद्दों की बुनियाद पर सब पार्टियाँ फ़ैसला करती हैं कि हम किसको सपोर्ट करें, सब जमातें फ़ैसला करती हैं हम किसको सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट ना करें। CA-NRC के मुजाहरे में उमर खालिद को भी जेल, और दिल्ली में जो दंगे हुए वो खौफनाक दंगे थे, उनको जेल में अभी कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त करनी पड़े। उस सिमत में भी आपकी कोई जद्दोजहद होगी उनको रिलीज़ करने की? क्योंकि एक मुद्दत से कई लोगों को ज़मानत भी मिल गई, कोई लोग जेल से बाहर भी आ चुके हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि CA-NRC की मूवमेंट जो थी वो किसी एक ग्रुप की मूवमेंट नहीं थी। ये तो शुरुआत ठीक है, आप कह सकते हैं कि मुसलमानों ने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उसमें सिख भी शामिल हुए, ईसाई भी शामिल हुए, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हुए और बुनियादी तौर पे CA मूवमेंट जो थी वो इस बात की मूवमेंट थी कि ये जो कानून बना ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। मुल्क का दस्तूर किसी ऐसे कानून को बनाने की इजाज़त नहीं देता है जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो और जो तफरीक़ पे मबनी कानून हो। ऐसे कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता। और ये तहरीक, हमें खुशी है इस बात की कि ये तहरीक पूरे ऑल ओवर इंडिया जो चली है, शाहीन बाग की तहरीक और ये CA एंटी CA तहरीक, ये नॉन कम्युनल थी और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। कॉन्स्टिट्यूशन ही फोकस था इसका। उमर खालिद या उनके साथियों ने, जो एक्टिविस्ट इसमें शामिल हुए, उन पर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है और हम, दिल्ली का हर फर्द जानता है, बल्कि पूरा मुल्क जानता है कि दंगे किसने करवाए थे, क्यों करवाए थे और उससे क्या मकासद हासिल करना चाहते थे। जिन लोगों ने दंगे करवाए थे, जिन लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की थी, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको इम्यूनिटी हासिल है
और जिन लोगों का दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। ऐसा कोई आपने माशरा देखा है कि जिस कम्युनिटी का नुकसान हुआ उसी कम्युनिटी के लोगों ने दंगे करवाया हो? तो ये जो इल्ज़ाम है बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम में आप देखिए, अगर आप पास में सबूत होते, तथ्य होते, तो आप कोई ऐसा कानून अप्लाई नहीं करते जिसमें आपको कुछ यानी पुलिस को इस बात का मौका मिल जाता है कि कितने लंबे अरसे तक वो जेल में रख सकती है। उनकी रिहाई के लिए क्या जिद्दोजहद है आपकी? देखिए, हमारी पूरी एक दो तरह से जद्दोजहद है उसके लिए। एक तो हम सिविल सोसाइटी के ज़रिए से आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्तकिल आवाज़ें उठ रही हैं और मुल्क में भी उठ रही हैं, मुल्क से बाहर भी उठ रही हैं। दूसरी कोशिश हमने लीगल लड़ाई लड़ी है। एक केस में उनको ज़मानत मिल गई है, दूसरे केस में हमारे वकील की बहस कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। अब सरकारी जवाब चल रहा है और हमारी बहस जो हुई है वो पूरे मीडिया में छपी है और हमारे वकील ने पूरी चार्जशीट को त्यां पाचा किया है कि भाई ये पूरी चार्जशीट इमेजिनरी है, फेक है, कंकॉक्टेड है और एक तरह की एक फैमिली मैन की स्क्रिप्ट तरह नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद की दोस्ती एक ज़ाती दोस्ती थी, लेकिन पब्लिक और समाजी राब्ते साइट पे काफ़ी मशहूर थी, लोग जानते थे। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपनी दोस्ती से भी इनकार कर दिया जब इस वक्त में जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और उसके कुछ माह बाद ही ये वाक़या सामने आया। इसको किस तरीके से समाजी राब्ते साइट में लोगों ने खूब तस्वीरें शेयर की उमर खालिद के साथ? बदकिस्मती से हमारी जो सियासत है इस वक्त में वो बड़ी अपॉर्चुनिस्ट सियासत हो गई है। जिस चीज़ से फ़ायदा हो उसे इख्तियार किया जाए, जिससे नुकसान हो उससे पल्ला झाड़ लिया जाए। मुझे ये तवक्को थी कि कन्हैया कुमार एक उसूली सियासतदान के हिस्से से उभर के आएंगे। बड़ी तवक्कुआत लोगों को उनसे थी, नई जनरेशन के आदमी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे मुल्क की जो आम सियासत है, अपॉर्चुनिस्ट सियासत, उसका एक हिस्सा बन गए हैं। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत नहीं रखते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो अपनी सियासी मजबूरियों के तहत या सियासी ज़रूरत के तहत कहा है। हर आदमी जानता है उमर खालिद और कन्हैया कुमार JNU के अंदर किस तरह थे और क्या उन लोगों ने साथ साथ उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, उन्होंने साथ साथ मुकदमात लड़े, कई चैनल पे साथ साथ आए, साथ साथ कई इंटरव्यू दिए। उसके बाद अगर कोई आदमी इनकार करता है कि मेरी दोस्ती नहीं है, तो वो तो ये सवाल तो उनसे करना चाहिए, हमसे क्या सवाल कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब बातचीत कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से इनकी मुसलसल बातचीत चल रही है। पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो नफ़रत की सियासत का दौर है उसके ख़ात्मे के लिए डॉक्टर साहब और तमाम सियासी पार्टियां जो अखिलेश यादव के साथ आकर के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो भी पूरी उम्मीद है कि इस सियासत का ख़ात्मा होगा और एक नई सियासत उत्तर प्रदेश में हुकूमत साजी करेगी। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।